शौहर के मरने के बाद सास मुझ पर इल्जाम लगाने लगी कि मैं अपने शौहर को खा गई और मैं मनहूस हूँ। मैंने सास से माफी मांगी लेकिन सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं सीधा अपने शौहर की कब्र पर चली गई, लेकिन जैसे ही शौहर की कब्र को देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहां तो जैसे ही मेके से वापस आई तो सामने चारपाई पर शौहर की लाश पड़ी देखकर मेरी रूह कांप गई। फहीम फहीम मैं से पुकारती पुकारती इस चारपाई के पास जाकर बैठ गई थी, पर मेरी सास से मुझे खींचकर दूर धकेला और कहने लगी, तू मनहूस है, तू मेरे बच्चे को खा गई, यहाँ से दफा हो जा। ये बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि भला मैं कैसे अपने शौहर के साथ ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन सास ने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने शौहर का मरा हुआ चेहरा भी ना देखने दिया। जब भी शौहर के पास जाती तो सबके सामने सास मुझे जलील करके पीछे कर देती थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। सास को तो हर कोई दिलासा दे रहा था, पर मैं तो फहीम की बीवी थी। मुझ तो किसी ने झूठे मुंह ये भी ना पूछा कि अम्मा ने जैसे देखा कि मेरे साथ इतना बुरा सुलूक हो रहा है तो कहने लगी कि चल बेटा तो अपने मेके आ जा। लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी थी, इसके साथ मैं इस हालत में वहां कैसे जा सकती थी, जबकि मुझे मालूम था कि मेरा शौहर इस दुनिया में अब नहीं रहा। मेरी शादी एक बहुत अमीर खानदान में हुई थी। फहीम बहुत अच्छा इंसान था और यही कहता था कि इसे शादी से कोई एतराज नहीं है। इसकी बात सुनकर मेरी अम्मा अब्बा भी खुश हो गए थे। वो भी यही उम्मीद करते थे कि फहीम मुझे सारी जिंदगी खुश रखेगा। और जैसे शादी हुई तो शादी वाली रात ही मेरी सास ने मुझे दूसरे कमरे में धकेल दिया। कहने लगी कि खबरदार जो मेरे बेटे के इस पास भी मंडलाई। अपनी सास की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ये पहला धचका था जो शादी के बाद मुझे लगा था। फहीम मेरे साथ रहता था और मेरी हर चीज में मेरा साथ देता था। सास जब भी मुझे बुरा भला कहती तो फहीम मेरे से ही मेरी साइड लेता था। ये देखकर सास का तो चेहरा मुरझा जाता था। मुझे साफ पता चल जाता था कि सास फहीम और मुझे एक नहीं होने देना चाहती। लेकिन कुछ अरसे बाद जैसे सास को ये खबर सुनाई कि मैं उम्मीद से हूँ, तो वो और भी बुरा सलूक करने लगी थी। अपनी हालत की वजह से मेरी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। मेरा लहजा बदल जाता था। मैं अपने शौहर को बातें सुना देती थी। सास को अच्छा मौका मिला और वो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने लगी थी। फहीम कहने लगे थे कि मेरी माँ सही कहती है, तू ऐसी लड़की है, तेरे साथ तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। इनका ये बदला रवैया देखकर मैं हैरान हो गई थी। कुछ दिन बाद जैसे ही मेरी बेटी हुई तो फहीम कुछ बेहतर हो गए थे, लेकिन अब वो मेरे पास ही नहीं आते थे और मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। वो ऑफिस जाते थे तो रात तक वहीं पर रहते थे। मैं भी फहीम को अपने पास नहीं बुलाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि फहीम को कुछ वक्त चाहिए, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि सास ने फहीम को मेरे खिलाफ कर दिया था। फहीम ऑफिस से लेट क्यों आते थे मैं इसकी वजह भी नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना यकीन होता था कि वो किसी बुरे काम में नहीं होंगे, कभी भी मुझे धोखा नहीं देंगे। जैसी बेटी की पैदाइश हुई तो फहीम मुझे कहने लगे कि मैं अपने मेके चली जाऊं। मैं हैरान हो गई। कभी फहीम ने मुझे ये बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं अपने मेके चले गई थी। एक तरफ मेरी सास होती और दूसरी तरफ मैं होती। फहीम हम दोनों के बीच में फंस चुके थे। मेके से जैसे वापस आई तो फहीम अपनी माँ से कह रहे थे कि इन्हें जबरदस्ती के रिश्ते से निजात चाहिए। फहीम की जुबान से ऐसी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि अब फहीम भी मेरे खिलाफ हो चुके थे। मेरी सास तो खुश होने लगी थी क्योंकि इनका बेटा अब इनकी तरफदारी कर रहा था। मैंने फहीम से इस बात का जिक्र बिल्कुल ना किया कि मैंने इसकी बात सुन ली है। दोबारा मेके चली गई थी, लेकिन जैसे वापस आई तो वो मैं कहाँ जानती थी कि अपने शौहर का मरा हुआ मुंह देखूंगी। लोगों ने मुझे इतना ही कहा कि फहीम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था, लेकिन वापस चारपाई पर आया। अम्मा मुझे यही कहती रही कि तेरी अब इस घर में कोई इज्जत नहीं होगी क्योंकि तेरा शौहर गुजर चुका है, इसलिए तू मेके आ जा। लेकिन मैं मेहमानों का सोचती कि अगर अभी मेके चले गई तो सारे मेहमान क्या सोचेंगे, इसलिए अपनी छोटी बेटी के साथ मैं अपने ससुराल रहने लगी थी। रोज मुझे सास की फजूल बातें सुनना पड़ती थी, लेकिन मैं इन्हें हजम कर लेती थी। ऐसे सारे मेहमान चले गए तो इसका असली रूप तो तब सामने आया जब अचानक ही सास ने मेरी बेटी को पकड़ा और कहने लगी कि ये नाजायज औलाद है और ये मेरे फहीम की बेटी नहीं है। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सास को साफ साफ कह दिया कि मुझे जितना मर्जी कोसना है कोस सकती हैं,
लेकिन मेरी बेटी को बीच में लाने की जुर्रत भी ना करे। लेकिन सास का तो पारा हाई हो गया और कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जवाब दे। ये कहते साथ ही सास ने मेरी बेटी को पकड़ा और इसे खिलौने की तरह दूर उछाला था। मेरी बेटी फर्श पर गिरी, बुलक बुलक कर रोने लगी थी। मुझे इस पर काफी तरस आ रहा था। मैंने अपनी बेटी को उठाया और घर से बाहर निकल गई। मुझे फहीम की काफी याद आ रही थी। वो जितना मर्जी मुझ पर गुस्सा करते, लेकिन कभी हमारी बेटी पर उंगली नहीं उठाते थे और कभी भी मुझ पर इल्जाम तराशी नहीं की थी। मैं रोते रोते अपने शौहर फहीम की कब्र पर चली गई। सास ने मुझे इसका चेहरा भी दिखाने ना दिया, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ाऊं। जैसे मैं इसकी कब्र पर गई, कब्र काफी ताजा थी। मुझे यही लग रहा था कि फहीम की कब्र है। अचानक ही एक मर्द आया और मुझसे पूछने लगा कि बीबी तुम कौन हो। मैंने इसे बताया कि मैं मरहूम की बेगम थी। तो वो शख्स हैरान हो गया, कहने लगा, ये तो मेरा बेटा है, इसकी तो शादी नहीं हुई थी, ये तो कंवारा था। इनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने इन अंकल से पूछा कि अंकल आपके बेटे का क्या नाम था। अंकल ने जैसे अपने बेटे का नाम बताया तो मेरे तो होश उड़ गए। ये फहीम की कब्र नहीं है। मैंने हर कब्र तलाश की, लेकिन कोई कब्र ताजा नहीं थी। ये दूसरा धचका था जो मुझे इस वक्त लगा। मैंने अपनी बेटी को उठाया, वापस ससुराल जाने लगी। जैसे सास के कमरे तक पहुंची तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और इसे कह रही थी कि फहीम तो खुश रहे अपनी जिंदगी में, मैं इसे देख लूंगी। जैसे ही सास के ये अल्फाज मेरे कान में पड़े तो होश उड़ गए कि सास तो फहीम का नाम ले रही थी, यानी कि फहीम जिंदा है। मैं हैरान हो गई थी कि इतना बड़ा धोखा कैसे कोई दे सकता है। मेरी सास के साथ साथ फहीम भी मिले हुए थे। सास ये चाहती थी कि ये मेरी जिंदगी में मैं ये सोचकर गुजार दूं कि मैं बेवा हूँ। अगले दिन ये मेके जाकर मैंने तलाक ले ली, नोटिस भिजवा दिया। मेरी अम्मा ने मेरा काफी साथ दिया था। कुछ अरसे बाद मुझे तलाक हो गई थी। मैं आजाद हो गई थी, लेकिन फहीम के इस धोखे को मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती थी। अम्मा ये कहती थी कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी के लिए वक्फ कर दूं। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को हर चीज दूंगी, इसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। फहीम ने तो मुड़कर अपनी बेटी को भी ना देखा। 4 साल ऐसे गुजर गए थे। मेरी बेटी काफी बड़ी हो गई थी। वो अब स्कूल जाती थी। मैं रोजाना इसे छोड़ने भी जाती और लेने भी जाती थी। मैंने एक माँ के साथ साथ एक बाप का भी प्यार दिया था। रोजाना की तरह इस दिन भी मुझसे कहने लगी कि मामा मैं साइम को घर लाना चाहती हूँ। साइम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने इसे इजाजत दे दी है और छुट्टी वाले दिन वो साइम को अपने साथ ले आई। साइम इससे काफी छोटा था, वो शायद 3 साल का था। वो बहुत प्यारा था। मैंने इसे बहुत ज्यादा प्यार किया। मेरी बेटी इसके साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद ही गेट की बेल बजी तो साइम बाबा बाबा कहकर खुश होने लगा। मैंने अपनी बेटी को कहा कि इसको बाहर तक छोड़ आओ। मेरी बेटी जैसे ही बाहर गई तो 3 मिनट से ऊपर टाइम गुजर गया। मैं हैरान हो गई कि वो तब तक स्कूल वापस नहीं आई। मैंने जैसे ही बाहर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मेरा दिल बाहर निकलने वाला था। मैं अपनी बेटी का नाम लेती रही, इससे पुकारती रही और जगह जगह जाकर इसे तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुझे कहीं न मिली। यकीनन वो साइम के साथ कहीं चली गई थी। मुझे साइम के घर का नहीं पता था। इसको जो भी लेने आया था, मुझे इस पर शदीद गुस्सा आया कि ऐसे कैसे किसी की बेटी को इसकी इजाजत के बगैर घर से बाहर ले जाना कितनी गलत बात थी। मैं रोती रही और अपनी बेटी को याद करती रही। अम्मा मुझे तसल्ली देती रही कि मेरी बेटी जिधर भी होगी सही सलामत होगी। मैंने बेटी की टीचर को फोन किया और इससे साइम का पूछा। इसने जैसे ही मुझे साइम का एड्रेस दिया तो मैं इसके घर चली गई। मैं कुछ देर बाद आलीशान कोठी के सामने खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और अल्लाह से दुआ गो थी कि मेरी बेटी सही सलामत इस घर के अंदर ही मौजूद हो। जैसे ही मैं इस घर के अंदर गई तो अपनी बेटी को हंसता खेलता देखकर मेरे होश उड़ गए। पर मुझे गुस्सा भी बहुत आया हुआ था। मैंने अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या रिएक्ट करूं। मेरी बेटी रोने लगी थी। जैसे मैं इसे बाहर लेकर जाने लगी, एक आवाज ने पलटने पर मजबूर कर दिया, तो मेरी बेटी को कहीं भी नहीं लेकर जा सकती। ये अल्फाज जैसे मेरे कान में पड़े तो मैंने पीछे देखा। इतने सालों बाद इसे देखकर हैरान हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला। वो वही वाला फहीम जो मुझे छोड़कर मुझे धोखा देकर भागा था। मैंने अपनी बेटी का हाथ और भी मजबूती से थाम लिया था और यज़म कर लिया था कि अपनी बेटी को इसके हवाले कभी नहीं करूंगी।
लेकिन मेरी बेटी काफी रो रही थी। फहीम इसके करीब आया और इससे प्यार करने लगा। वो मेरी बेटी को कह रहा था कि देखो मामा कितनी गंदी है, मामा ने आपको मारा है, अगर आप मेरे साथ रहोगी तो आपको भी वो सारे टॉयज मिलेंगे जो साइम को मिलते हैं। मेरी बेटी फहीम की इन बातों में आ रही थी। बेटी ने मेरा हाथ छोड़ा और वो सीधा फहीम के पास चले गए। ये देखकर मेरा दिल टूट चुका था। मैंने अपनी बेटी को 4 साल पाला था और इसे इतना प्यार दिया था कि इसे कभी अपने बाबा की याद ना आए, लेकिन एक थप्पड़ ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया था। मुझे खुद पर कोफ्त हो रही थी। फहीम अब देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट में इसकी जीत वाज़ेह नजर आ रही थी। मैं इस दिन वापस आ गई। मैं सब कुछ हार चुकी थी। अम्मा ने मुझे खाली हाथ वापस आते देखकर बेटी का पूछा था। मैंने अम्मा को कहा कि तेरी बेटी हार चुकी है, वो अपनी बेटी से भी हार चुकी है। फहीम इसे वापस ले चुका है। अम्मा ने जैसे ही बात सुनी तो वो भी रोने लगी। मैं अपनी बेटी को याद करके अब दिन भर रोने लग जाती। एक दिन बैठे बैठे मुझे अपनी बेटी की इतनी याद आई कि मैं फौरन ही दोबारा से फहीम के घर अपनी बेटी से मिलने चली गई। लेकिन वहां जाकर जो देखा, इससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बेटी पर इसकी सौतेली माँ यानी कि फहीम की दूसरी बीवी इतना जुल्म कर रही थी और मेरी बेटी रोती और बुलकती जा रही थी। वो मुझे याद कर रही थी और मामा मामा कह रही थी। मेरी ममता अचानक से जाग गई और मैं अपनी बेटी को खींचकर मैंने अपने सीने से लगाया, जबकि इस औरत को मैंने 2-3 थप्पड़ भी लगाए। मैं जानकर काफी खुश हुई थी कि मेरी बेटी अब मेरे साथ जाना चाहती है। फहीम की नजरों के सामने मैं अपनी बेटी को दोबारा से अपने पास ले आई थी। फहीम कुछ भी ना कर सका था, क्योंकि इस बार मेरी बेटी को पता चल गया था कि कौन इसका अपना है और कौन इसका पराया है। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी नेमतें मेरी झोली में अल्लाह ने डाल दी हो। काफी शुक्रगुजार थी, लेकिन जानती थी कि फहीम की अना को मैंने चोट पहुंचाई है और वो दोबारा मुझसे मेरी बेटी जरूर छीनेगा। इस डर से मैंने अम्मा को कह दिया था कि मैं शहर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ और कहीं दूर चली जाऊंगी जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ खुश रहूं। कुछ दिनों के बाद ही मैं दूसरे शहर आ गई। मैंने एक अच्छी जॉब शुरू कर दी और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में करवा दिया था। वो कभी कभी साइम और अपनी दोस्ती याद करती थी, लेकिन इसे मैं तसल्ली देती थी कि इसके नए दोस्त बन जाएंगे जो साइम से भी अच्छे होंगे।